नमस्कार, NaukingNews.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं एक ऐसे मसले पर आपसे बात करने वाला हूं जिस पे बातचीत बहुत हुई है, चर्चा बहुत हुई है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक, कंसाइज, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास में है। विषय बहुत कॉमन है, उस पर ज़्यादातर लोग बात करते हैं। विषय है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज हम बहुत सारे पहलुओं को छुएंगे। हम पता करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में EVM में धांधली मुमकिन है, और मुमकिन है तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगी जिसके ज़रिए EVM को हैक किया जा सका है। ये 2022 है। 2010 में ही EVM को आज से 12 साल पहले हैक करने की टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी थी। 12 साल में वो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें निकली होंगी, ये कल्पना से परे है। तो वो टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसी थी, उसको लेकर किस किस तरह से EVM की हैकिंग हो सकती है, आज की स्थिति क्या है, वीवीपैट उस पर कितना काम करेगा, इसी सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लौट के अभी आता हूँ। सबसे पहला सवाल जिस पे अक्सर कोई राय नहीं मिलती है, और वो सवाल ये है कि क्या EVM की हैकिंग संभव है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से संभव है। EVM मशीन को हैक किया जा सकता है। इस मशीन के ज़रिए फेक मतदान किया जा सकता है, और ये कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि हमारी EVM जो है वो कौन कौन से उसके पक्ष में ऐसे लॉजिक हैं जिनके ज़रिए कहा जाता है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता। वो लॉजिक कितने सही हैं, कितने गलत हैं। सबसे पहले मैं 2010 में BBC की इस रिपोर्ट पे आपको ले जाना चाहूँगा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बाकायदा डॉक्टर प्रोफेसर JLX हेल्डरमैन हैं, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया अपने दोस्तों के साथ में, और एक ऐसा उपकरण बनाया जिसको भारतीय EVM के साथ में जोड़ा गया, और उसके ज़रिए उन्होंने EVM की हैकिंग करके दिखाई। अब आप कहेंगे कि हमारी EVM से तो ऐसा कुछ जोड़ा नहीं होता। तो पहले आप समझिए कि उन्होंने EVM हैकिंग करने के बाद में उसकी टेक्नोलॉजी क्या बताई। उनका कहना यह था कि जो EVM मशीन है उसके अंदर जो आप वोट जमा करते हैं, आप बटन दबाते हैं, वो वोट जमा हो जाता है, दूसरा बटन दबाते हैं, दो वोट जमा हो जाता है। तो इनका कहना ये है, प्रोफेसर साहब का, मिशिगन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये बताया कि ये जो EVM मशीन होती है उसके ऊपर एक डिस्प्ले लगा होता है जिसके अंदर आपको चीज़ें लिखी हुई दिखती हैं। जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसमें एक कोड डालते हैं, कैंडिडेट नंबर 1 तो आ जाता है कि भाई इतने वोट मिले, कैंडिडेट नंबर 2 तो इतने वोट मिले। सबका कोड होता है कैंडिडेट का। जब आप काउंटिंग के समय वो कोड डाले जाते हैं तो वो वोटों की संख्या आ जाती है। इन प्रोफेसर साहब का कहना यह है कि EVM मशीन में हैकिंग इस तरह की जा सकती है कि वो जो डिस्प्ले है जिसके ऊपर आप अपने रिजल्ट देखते हैं, उस डिस्प्ले के अंदर उस डिस्प्ले को ही हैक कर लिया जाएगा। हैक करने का तरीका वो बता रहे हैं कि इसमें एक बहुत छोटा सा माइक्रोचिप या छोटा सा IC लगाया जा सकता है। माइक्रोचिप पढ़ के आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कौन सा माइक्रोचिप है। वो एक चौकोर प्लास्टिक के टुकड़े जैसा होता है, और साथ में एक ब्लूटूथ रेडियो लगाया जा सकता है। ये 2010 में बात कर रहे हैं वो। या रेडियो रिसीवर लगाया जा सकता है, छोटा सा ना चावल के दाने के बराबर। और आज नहीं, 2010 में बात कर रहे हैं। और बड़ी सफाई से उनका कहना यह है कि अगर आप EVM मशीन का डिस्प्ले बदल देते हैं, सिर्फ डिस्प्ले, और आराम से मशीन जाएगी। जब आप वोट डालेंगे तो आपका वोट भी जाएगा, लाइट भी वही जलेगी जिसको आपने वोट डाला है। इतना ही नहीं, वीवीपैट मशीन में भी जिसको आपने वोट डाला है उसी की पर्ची बाहर निकलेगी। तो आप 100% श्योर हैं कि आपने वोट डाला। मशीन के अंदर भी जिस पार्टी को जिसने जितने वोट डाले हैं उतने वोट ही डलेंगे। लेकिन रिजल्ट के टाइम पे जब आप खोलेंगे मशीन को, तो मशीन का डाटा दिखाने की जगह वो डिस्प्ले वो डाटा दिखाएगी जो डाटा उसको भेजा गया है। वो डाटा भेजा कैसे जाएगा?
वो डाटा एसएमएस के ज़रिए उसको भेजा जा सकता है। यानी कि चुनाव में अगर धांधली करनी हो तो आप दिल्ली से बैठ के भी कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कोई आदमी और अपने आप को कानून से बचाना चाहे तो अमेरिका में किसी फ़ोन से कर सकता है, या कहीं से भी किया जा सकता है उस धांधली को। अब आप कहेंगे कि ये एक दावा किया जाता है कि हमारी जो वोटिंग मशीन है वो चुनाव आयोग का भी दावा है, वो 2009 में उसने हैकाथॉन किया, लोगों को चुनौती दी कि आप आके बताइए, हैक करके बताइए। हालांकि उन्होंने मशीन किसी को नहीं दी, सिर्फ कहा हैक करके बता दीजिए, दूर से तो वो तो होता नहीं। तो उन्होंने जो है ये कहा कि इसके हमारी वोटिंग मशीन किसी भी तरह से किसी एक्सटर्नल सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है, तब तो वीवीपैट से भी नहीं जुड़ी होती थी, तो इसलिए इसका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसको आप हैक कैसे करेंगे? अगर किसी चीज़ को ना तो रेडियो के ज़रिए ना किसी तार के ज़रिए जोड़ा गया है तो उसके अंदर डाटा आप कैसे घुसाएंगे, कैसे बदलेंगे? ये उनका तर्क था। उनका कहना था जैसे कैलकुलेटर होता है वैसे एक सिंपल कैलकुलेटर जैसी ये मशीन होती है। उनकी बात सही है, लेकिन ये आदर्श स्थितियों में ऐसा तब है जबकि वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो कई जगहों से यात्रा करते करते पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है, उसमें कई तरह की सील लगती हैं, कई तरह के सेफ्टी के इंतज़ाम होते हैं, पेपर सील, आप पूरा बहुत इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से बहुत पुख्ता इंतज़ाम रखा हुआ है। लेकिन एक हैक की गई डिस्प्ले वाली मशीन में भी वही सारे इंतज़ाम करके उस मशीन को किसी पोलिंग सेंटर पे या किसी काउंटिंग सेंटर पे या ट्रांसपोर्टेशन के समय मशीनों में अगर बदलाव कर दिया जाए, उसकी जगह हैक डिस्प्ले वाली मशीन डाल दी जाए, तो इसमें क्या मुश्किल है? आप आसानी से हेर फेर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या वोटिंग मशीन नकली हो सकती है? क्या नकली पोलिंग मशीन हो सकती है? तो मैं आपको बताऊंगा, भारत में बड़ी संख्या में पोलिंग मशीनें नकली पकड़ी जा चुकी हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में कई पोलिंग मशीनें ऐसी मिली थीं जिनको 2010 में चुनाव आयोग ने बाकायदा लिखित में बयान दिया था, जो वहाँ का चुनाव आयोग है गुजरात का, कि ये ईवीएम हमारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ईवीएम नहीं है, कहाँ से आई है हमको नहीं पता। ये मैं आपको उस प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ जो फूल प्रूफ प्रक्रिया है। इसके अलावा बहुत सारे मामले, आपने भिंड का मामला देखा होगा, धौलपुर का मामला देखा होगा, किसी भी पार्टी को वोट दो, वीवीपैट में पर्ची छप के आ रही थी बीजेपी की, ये आपने देखा होगा। तो ये तो बड़ा एरर है। और लेकिन मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ये है पुरानी बातें, 10-12 साल पुरानी बातें। इस बीच में ईवीएम के अंदर कितने बदलाव आ गए होंगे। ईवीएम मशीन में नहीं, ईवीएम चोरी की विद्या में, हेरफेर करने में कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई होगी। इन 12 साल में जो माइक्रोचिप इतना बड़ा होता था बहुत बारीक हो चुका है। इन 12 साल पहले इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन आता था, अब वो बहुत पतला हो चुका है। अब एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ का मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो लगातार इस तरह से चीज़ें बदली हैं और एडवांसमेंट हो रहा है। और जो आदमी पूरे देश की सरकार, पूरे राज्य की सरकारों को हड़पने की टेक्नोलॉजी रखता होगा, उसका एडवांसमेंट किस लेवल का होगा, किस देश में होगा, कौन सी विदेशी सरकारें उसमें शामिल हो सकती हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि एमएलए का चुनाव जीतने के लिए उसने जुगाड़ कर लिया। अरे अगर अमेरिका, चीन जैसी बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान की सरकार को अगर अपने कब्ज़े में, हिंदुस्तान या किसी भी ABCD देश की सरकार को अपनी पसंद की सरकार बनवाना चाहती हैं, तो ऐसी हज़ारों टेक्नोलॉजी फेंक सकती हैं। जब आदमी फेक वायरस बना सकता है, गेन ऑफ फंक्शन कर सकता है, ऐसे ऐसे वायरस तैयार कर सकता है, चमगादड़ के निकाल के आदमी में डाल सकता है, जैसा आरोप लगता रहा है, तो क्या मुमकिन नहीं है? इन 12 सालों में ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये कहा जा रहा है कि ईवीएम की जो चिप है उसके अंदर हेरा फेरी नहीं होती, तो आप कैसे बदल दोगे? तो जो मिशिगन यूनिवर्सिटी वाली टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने निकाला, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी चिप में रखे रहिए, आपकी मशीन के अंदर सारा डाटा है, सारी चीज़ें हैं, जो काम हो रहा है तो डिस्प्ले के लेवल पे हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है मशीन तो ख़राब भी हो सकती है, कभी भी ख़राब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। तो भैया टेक्नोलॉजी है तो ऐसी ख़राब क्यों होती है? असम में, भिंड में, धौलपुर में एक ही पार्टी को वोट जाएँ। मैं ये इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ही पार्टी की मशीन है वगैरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले ईवीएम में धांधली का मसला किसने उठाया था?
लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने कौन गया था? जो आज बीजेपी का प्रवक्ता है वो गया था। जगह जगह चैनलों के दफ्तर में उस दौरान जाके 2008, 9, 10 में कौन पार्टी के लोग डेमो कर रहे थे कि ईवीएम में ऐसे हैकिंग हो सकती है, वैसे हैकिंग हो सकती है, जा जाके कंप्यूटर से हैकिंग करके दिखा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 2009 और 10 में कुछ लोग ईवीएम हैकिंग कैसे होती है ये जानते थे, और जो लोग जानते थे हो सकता है बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका इस्तेमाल हम ही करते हैं। इसमें कौन सा मुश्किल है? वीवीपैट की बात मैंने आपको बताई थी, और ये भी बताया कि मिशिगन यूनिवर्सिटी का कहना है कि ईवीएम का सिर्फ डिस्प्ले हैक किया जाता है, और जब आप वोट डालेंगे तो पर्ची भी वही निकलेगी जैसा मैंने आपको बताया। एक और बड़ी बात, वीवीपैट आने के बाद ईवीएम को बचाने के लिए आप ईवीएम के खिलाफ कोर्ट ना जाएं, ईवीएम के खिलाफ आप शिकायत ना करें, ईवीएम के खिलाफ आप मसला ना उठाएं, फेक वोटिंग की शिकायत ना करें, तो एक कानून ऐसा बना दिया गया है कि आप कंप्लेंट डालने से पहले 10 बार डरेंगे। आप एक गांव में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, आपके कुछ थोड़े बहुत आपके काम धंधे हैं, अब आप वोट डालने जाते हैं और ईवीएम में जैसे ही आपने बटन दबाया ए पार्टी का और वोट चला गया, आप वीवीपैट में दिखा बी पार्टी को, या लाइट अलग जल गई। अब आप वीवीपैट की कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पीठासीन अधिकारी है वो ये बताएगा, देखिए आपकी शिकायत गलत निकली तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे छोड़ो चक्कर यार, जिसको वोट डालने दो, 6 महीने की सज़ा का बवाल कौन मोल ले। ये प्रावधान किया गया है। वीवीपैट की पर्चियों के साथ में ईवीएम के वोट्स के मिलान की मांग लंबे समय से हो रही है। चुनाव आयोग उस मांग को नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर ये मिशिगन यूनिवर्सिटी वाली जो जुगाड़ है, जो हैकिंग है वो लागू की जाती है। देखिए हैकिंग बहुत सारी हुई, किसी ने विधानसभा में करके दिखाई, किसी ने कहीं करके दिखाई, लेकिन मैंने किसी का भी यहाँ जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जो चीज़ ज़्यादा लॉजिकल लग रही है उसी पे आपसे बात करूँगा। तो अगर ये हैकिंग है आपकी, जिसको कि आप कहते हैं कि मिशिगन यूनिवर्सिटी वाली आप करते हैं, तो बड़ा आसान होगा। अगर आप वीवीपैट से काउंटिंग कराते हैं तो बहुत आसान होगा ये पकड़ पाना कि डिस्प्ले हैक की गई है या नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग उसको टालता आ रहा है। एक और पॉइंट बार बार उठता है, और वो पॉइंट ये उठता है कि हर जगह जो भी कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं, उसमें ईवीएम में एक फर्मवेयर होता है, कहीं पे सॉफ्टवेयर होता है। तो ईवीएम का जो फर्मवेयर है, उस फर्मवेयर के अंदर की कोडिंग क्या है, क्या उसको बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उसकी कोडिंग के बारे में कोई जानकारी हमारे चुनाव आयोग को दी है? कोई जानकारी नहीं दी है। जापान में इसके अंदर की चिप बनती है, ईवीएम की चिप जापान में डिज़ाइन की गई हैं। जापान ने उसमें क्या डिज़ाइन किया है हम सब नहीं जानते हैं। तो क्या चुनाव आयोग को ये पता नहीं होना चाहिए कि जिन मशीन्स का इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर कोडिंग क्या है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है? और चुनाव आयोग सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हैकाथॉन करता है तो जो पार्टियां हैं उनको वो अपनी पोलिंग मशीन क्यों नहीं देता है, जिसके ज़रिए वो उनकी जो चाहे जांच पड़ताल कर सकें? ये कई सारे सवाल हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि ईवीएम क्या हैक हो सकती है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि ऐसा दावा किया गया है कि ये संभव है, बाकायदा बीबीसी की कटिंग आपको दिखाई। क्या वीवीपैट में भी हैकिंग हो सकती है? मैंने आपको बताया कि कैसे हो सकती है, आसानी से संभव है। क्या ईवीएम की हैकिंग को रोकने का, इस व्यवस्था से रोकने का जुगाड़ हो सकता है? मैंने आपको बताया जुगाड़ हो सकता है। क्या पोलिंग मशीनें बदली जा सकती हैं? बदली गई हैं, इनकी शिकायतें आई हैं। जो भी है, ये एक वो सिचुएशन है ईवीएम की जिसको लेकर बहुत दिनों से आप लोग सवाल कर रहे थे। मैं अक्सर चैट में आता था। मैं 8 बजे और 9 बजे रात को अपने प्रीमियर के दौरान, जब मेरा वीडियो लॉन्च हो रहा होता है, मैं अपने दर्शकों के साथ चैटिंग करता हूँ। उस चैटिंग में कई लोग आ रहे थे और वो कई लोगों ने मुझसे बार बार कहा कि ईवीएम पर एक वीडियो बनाइए। ईवीएम पर मेरा एक लेख भी था, मैंने काफ़ी काम किया ईवीएम पर, तो उसके आधार पर मुझे लगा कि एक वीडियो आपका हक बनता है, बनाना चाहिए। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये 12 साल पुरानी है। 12 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई होगी हमें नहीं पता, और 12 साल में आज तक
इस टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजी क्या है वो भी किसी को नहीं पता, कहीं पे कोई खबर नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम की शिकायत करने वाले को डिस्करेज करने का जो कानून है 6 महीने सज़ा वाला, वो क्यों बनाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, चैनल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।